हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्दी अच्छे हो जाए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 12 का ये पार्ट 1 है, जो कि आधारित है डिसीजन मेकिंग यूनिट्स के ऊपर। अब ये डिसीजन मेकिंग यूनिट्स की क्या ज़रूरत होती है और डिसीजन मेकिंग यूनिट्स किसी भी स्टार्टअप में कैसे हेल्प करता है, कैसे आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कितने नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए। तो ये भी हमारे स्टार्टअप गाइडलाइन का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ताकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग यूनिट्स होती क्या है। एक्चुअल में जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपकी सर्विस है या जो आपका सॉल्यूशन है, उसको परचेज करने में जो लोग हेल्प करते हैं आपकी, जिनका आपको नहीं पता होता बट वो एक्चुअल में आपकी हेल्प करते हैं आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में, वो कौन होते हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग यूनिट डीएमयू के बारे में इस पे अच्छे से समझेंगे, और डीएमयू होता क्या है, किस तरीके से आपकी हेल्प करता है, तो उसको भी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर 12 के पार्ट 1 को। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आपके लक्षित ग्राहक के पास निश्चित रूप से एक से अधिक व्यक्तियों का जो निर्णय लेने वाला समूह होता है, वो एक से ज़्यादा व्यक्तियों का होता है। विद एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूं। जैसे मान लो सपोज आप हो और आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस लेना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो। प्रोडक्ट में आप सपोज कोई लैपटॉप लेना चाहते हो, तो लैपटॉप लेने से पहले आप अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली में और कुछ इन्फ्लुएंसर्स जैसे यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो। इस तरीके से बहुत जगह से आप एनालिसिस करने के बाद, उनसे राय लेने के बाद, उसके बाद आप ये डिसीजन ले पाओगे कि मुझको लैपटॉप किस कंपनी का लेना चाहिए, ताकि कम कॉस्ट का हो, अच्छी क्वालिटी का हो और किसी तरह की प्रॉब्लम्स मुझको ना हो। तो इस लैपटॉप को परचेज करने में जो भी लोग आपकी हेल्प करते हैं, ये आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो, जो भी लोग इसमें आपकी हेल्प करते हैं इसको परचेज करने में, वो होते हैं डीएमयू का एक पार्ट्स। अब इसमें भी दो कैटेगरी हो जाती है, डीएमयू में दो कैटेगरी हो जाती है। एक नॉर्मल कैटेगरी होती है, जैसे मान लो उसमें काफ़ी बंदे आ जाते हैं, और एक होती है सब कैटेगरी, यानी कि उनके भी नीचे एक और कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं सब कैटेगरी। तो ये दो तरह की होती है। और शुरू करते हैं इसको समझने के लिए कि डीएमयू एक्चुअल में होता क्या है और ये किस तरीके से आपके स्टार्टअप में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं पेज 2 पे। डिसीजन मेकिंग यूनिट प्राइम रोल इन डीएमयू। प्राइम रोल मतलब जो प्राइमरी रोल होता है, जो पहला रोल होता है, वो किन किन लोगों का होता है डिसीजन मेकिंग यूनिट्स में। यानी कि सपोज जब भी आप मार्केट में जाते हो अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज लेके, तो कौन वो बंदे होते हैं जो ये रोल प्ले करते हैं कि आपका प्रोडक्ट खरीदा जाए या ना खरीदा जाए। सबसे पहला होता है एक, मैं बता दूं, एक चैंपियंस बोल सकते हैं इसको, या आपका प्रमोटर भी बोल सकते हैं, जो ऑलरेडी जिसने आपके प्रोडक्ट के बारे में एटलीस्ट कहीं पे सुना हो, आपकी सर्विस के बारे में कहीं पे सुना हो, आपके सॉल्यूशन के बारे में कहीं पे सुना हो, बट इसने कभी आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं किया। इसने लोगों के मुंह से आपके प्रोडक्ट की या आपकी सर्विस की बड़ाई सुनी, इसने सुना कि यार उसका प्रोडक्ट या उसकी लैपटॉप या उसका मोबाइल उस कंपनी का बहुत अच्छा है, तो ये उसी बेस पे डिसीजन देता है। ठीक है, इसने अभी तक आपका प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, आपकी सर्विस यूज़ नहीं की, आपका सॉल्यूशन यूज़ नहीं किया, उसके बाद भी ये क्या करता है, ये आपके प्रोडक्ट को या आपके सर्विस को प्रमोट करता है। इसको हम बोलते हैं चैंपियन बोल सकते हो, प्रमोटर बोल सकते हो, या आप जो भी अपनी लैंग्वेज में कहना चाहो आप वो इसको बोल सकते हो। दूसरा होता है फाइनल यूज़र। फाइनल यूज़र कौन होता है? विद एग्जांपल, आपने लैपटॉप लिया, लैपटॉप लेने के बाद आपने यूज़ किया उसको, और आपको उस लैपटॉप में 5 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मान लो आपने लैपटॉप यूज़ किया, उसकी बैटरी ने अच्छा बैकअप दिया आपको, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं आई और बहुत अच्छा चला वो 5 साल तक, है ना। जितनी उसकी वारंटी थी उससे ज़्यादा चला और किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ी। तो आप क्या हुए? आप हुए उस लैपटॉप के एंड यूज़र। अगर आपको नेक्स्ट टाइम लैपटॉप लेना हो तो क्या आप किसी दूसरे सोर्स को चूज़ करोगे?
आप उसी सोर्स को चूज करना पसंद करोगे जिसको आपने ऑलरेडी यूज कर लिया, क्योंकि यूजर्स एक ऐसा बंदा होता है जो फाइनली यूज करने के बाद ही प्रोडक्ट पे कमेंट देता है, या उसके बेनिफिट्स या उसके फायदे या उससे होने वाले नुकसान या फायदे के बारे में लोगों को बताता है। तो फाइनल यूजर कौन बंदा होता है? जो आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को एक्चुअल में यूज करता है, उसको बोलते हैं फाइनल यूजर या एंड यूजर या यूजर, जो भी आप बोलना चाहे। ये वो बंदा होता है जो, ये कोई भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इस बंदे ने पैसा ना लगाया हो, पैसा इस बंदे ने ना लगाया हो, पैसा इसके पेरेंट्स ने लगाया हो या किसी और ने लगाया हो, बट इसने प्रोडक्ट को यूज किया। इसने क्या किया? प्रोडक्ट को यूज किया और उसी बेस पे ये अपनी फीडबैक देता है, अपने ओपिनियन रखता है, अपने जो भी इसके मन में होता है, चाहे वो पॉजिटिविटी हो या नेगेटिविटी हो, ये उस बेस पे डिसीजन देता है। इसको बोलते हैं दूसरा DMU का पार्ट, ये सेकंड है, जो कि ऑलरेडी आपको प्राइमरी रोल में समझाया जा रहा है, फाइनल यूजर। तीसरा होता है प्राइमरी इकोनॉमिक बायर। प्राइमरी मतलब पहला इकोनॉमिक बायर, यानी कि जिसने आपको पैसा दिया, जो बंदा आपको पैसा देता है। अब इसको भी थोड़ा समझ ले, ये वो बंदा होता है, ये आपके प्रोडक्ट को तो यूज नहीं करता, बट बच्चे के कहने से या किसी से सलाह लेने की, फैमिली में बहुत सारे सलाहकार होते हैं, उनसे सलाह लेने पे अब पैसा तो पे कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट कोई और यूज कर रहा है। विद एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं जैसे मान लो, जब बच्चा पढ़ाई करने जाता है किसी स्कूल कॉलेज में, तो स्कूल को चूज करने का डिसीजन दोनों के पास होता है, पेरेंट्स के पास भी होता है और बच्चे के पास भी होता है, कि वो किस स्कूल को चूज करना चाह रहा है, किस स्कूल में पढ़ना चाहता है। एक्चुअल में बच्चा क्या करता है? सिर्फ वहाँ पे पढ़ाई करता है, वहाँ की सर्विसेज लेता है, वहाँ नॉलेज लेता है, वहाँ के प्रोफेसर्स उसको पसंद आते हैं, उन लोगों का समझाने का तरीका उनको पसंद आता है, तो वो उस बेस पे डिसीजन लेता है कि मैं इस स्कूल में पढ़ाई करूँगा। लेकिन एक्चुअल में जो पैसा पे करता है वो करते हैं आपके पेरेंट्स। कौन करते हैं? आपके पेरेंट्स। अब आप वहाँ से शिक्षा ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, कितने अच्छे से चीज़ें समझ रहे हो, सीख रहे हो या नहीं समझ रहे हो, सीख रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट पेमेंट कौन दे रहा है? पेमेंट दे रहे हैं आपके पेरेंट्स। तो जो प्राइमरी इकोनॉमिक बायर होता है वो बंदा होता है जो एक्चुअल में पैसा पे करता है, यूजर वो नहीं होते। अब क्लास लेने आपके पेरेंट्स तो नहीं जाएंगे ना, क्लास लेने तो आप ही जाओगे और आप ही ये बता पाओगे कि क्लासेस कितनी अच्छी मिलती है कॉलेज में या स्कूल्स में, या कितने अच्छी तरीके से हमको सिखाया या समझाया जाता है। तो ये होता है प्राइमरी इकोनॉमिक बायर। ये प्राइमरी रोल्स होते हैं DMU के, जो ऑलरेडी मैंने 3 रोल्स आपको बताए हैं, ये 3 रोल्स होते हैं। अब चलते हैं हम एडिशनल रोल इन द डिसीजन मेकिंग यूनिट। अब डिसीजन मेकिंग यूनिट्स में कुछ एडिशनल रोल भी होते हैं, ये इससे ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं और इससे ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके स्टार्टअप्स में या किसी चीज़ को परचेज करने में, जो इन्फ्लुएंस करते हैं ना आपको, ये सब रोल्स होते हैं, एडिशनल रोल्स होते हैं। तो आप इसकी भी कैटेगरी देख लेते हैं। इसमें पहला आता है फर्स्ट एंड सेकेंड इन्फ्लुएंसर। फर्स्ट एंड सेकेंड इन्फ्लुएंसर कौन होता है? ये एक समूह हो सकता है, आपकी फैमिली का, आपके दोस्तों का, आपके मतलब कलीग्स, या जो कंपनी में आपके जानकार हैं उनका, या आपके बॉस हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है। ये एक समूह होता है। जैसे मान लो सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस जब परचेज करने जाते हो तो आप सलाह जरूर लेते हो। सलाह किससे लोगे आप? अपने यार दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने बॉस से, या अपने टीचर से, या अपने पेरेंट्स से, या जिससे भी आप लेना चाहो, ठीक है। तो पहला जो होता है, जो फर्स्ट इन्फ्लुएंसर होता है, वो ये बंदे होते हैं जिनसे आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस खरीदने से पहले सलाह लेते हो। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा, इसी में दूसरी कैटेगरी भी आती है। दूसरी कैटेगरी वो आती है कि फिर जब इनसे आप सेटिस्फाई नहीं होते या आपको लगता है कि अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है, मुझको और ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए इस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, तो फिर आप यूट्यूब पे भी जाके कुछ चीज़ें सर्च करते हो, है ना, उसके फंक्शन, उसके फीचर्स, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, उसके ब्लॉग्स पढ़ सकते हो या उसके ब्रोशर पढ़ सकते हो ऑनलाइन, उस कंपनी की वेबसाइट पर जाके उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये भी एक तरीका होता है। ये होता है तुम्हारा फर्स्ट एंड सेकंड डिसीजन मेकिंग यूनिट, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट होता है पर्सन विद स्पेशल पावर। पर्सन विद स्पेशल पावर का अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूँ तो ये एक तरीके से जैसे वीटो पावर होती है, उस तरीके से भी यूज होता है। यहाँ पे एक बंदा होता है जो किसी भी के भी डिसीजन को काट सकता है और
मतलब रोक सकता है डिसीजन को, और उसको कट भी कर सकता है, यानी कि डिसीजन लेना है या नहीं लेना है ये अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकता है। और ये इसके हाथ में होता है कि चीज़ें लेनी है या नहीं लेनी। अब जब सपोज मान लो आप किसी कंपनी से कोई बड़ी डील करने जा रहे हो, जैसे मान लो सपोज आप B2B में डील करते हो, आपका बिजनेस टू बिजनेस है, और आप किसी क्लाइंट के साथ डील करने जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे एक जो मैनेजमेंट की जो टीम होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, जैसे मान लो CEO जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होता है, या CMO जो तुम्हारा फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव होता है ना। तो ये बहुत हाई प्रोफाइल्स के लोग होते हैं, जो कि ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो इनमें लोगों के पास, कुछ लोगों के पास स्पेशल पावर होती है कि डिसीजन यही लोग लेते हैं। अब मान लो सपोज आपका ऑफर, आपका PO या आपका कोई मान लो कोई ऑफर लोगों के पास जाता है, तो वहाँ पे ये लोग डिसीजन लेते हैं कि इनका प्रोडक्ट या इनकी सर्विस या इनका सॉफ्टवेयर या इनका सोल्यूशन लेना है या नहीं लेना। तो एक ये भी डिसीजन मेकिंग यूनिट्स में आती है। उसके बाद आता है परचेजिंग डिपार्टमेंट। परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, ये B2B में हर एक कंपनी में आपको मिल जाएगा। परचेसिंग डिपार्टमेंट के बिना कोई कंपनी नहीं होती। मैक्सिमम कंपनीज परचेसिंग डिपार्टमेंट के साथ होती है जो B2B बिजनेस करती है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस करती है। वहाँ पे एक B2C होता है, एक B2B होता है। B2C में क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है डायरेक्टली, और ये होता है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है, परचेज डिपार्टमेंट आपको हमेशा मिलेगा। आप में से जितने भी बच्चे भी नौकरी करते होंगे, जॉब करते होंगे, उनको पता होगा एटलीस्ट कि हमारे कंपनी में परचेज डिपार्टमेंट के हेड कौन है, परचेज डिपार्टमेंट की टीम कौन सी है, उनमें कौन कौन बंदे काम करते हैं। अच्छा, कौन से प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन बंदा होल्ड करता है। जैसे प्रोडक्ट में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे पैकेजिंग हो गई, सीट मेटल हो गई, फास्टनर हो गई, मोल्डिंग हो गई, है ना। ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं कंपनी में। जब कंपनी में कोई काम होता है तो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, तो इनके अलग अलग स्पेशलिस्ट भी होते हैं। जैसे पैकेजिंग का अलग स्पेशलिस्ट मिलेगा, उसको पैकेजिंग की फुल नॉलेज होगी, क्या ग्रामेज होनी चाहिए, क्या कोप टेस्ट में आना चाहिए, क्या उसकी जो नंबर्स ऑफ लेयर होती है वो कितने GSM की पर लेयर होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है इसमें, जो डिसीजन मेकिंग में जो बंदा परचेज यूनिट्स में बैठा होता है उसको ये नॉलेज होती है। तभी वो मार्केट में जाके अच्छी निगोशिएशन कर पाते हैं, अच्छे से लोगों को समझ पाते हैं और लोगों को समझा पाते हैं हमको क्या चाहिए और आप क्या दे रहे हो। ये बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं इस चीज़ को। इनकी निगोशिएशन स्किल जो होती है ना, बहुत मजबूत होती है। निगोशिएशन मतलब सौदेबाजी, ये सौदेबाजी करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। और इनका जो काम होता है, इनका काम टोटली B2B होता है, और जो मेन रोल होता है वो होता है अपनी कंपनी को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट कम से कम प्राइस में लेके आना। ठीक है, अगर आपने कभी B2B में कंपनी में कोटेशन दी हो, तो आपकी जो कोटेशन भेजते हो तो अदर जो कोटेशन होती है उसमें वो कंपैरिजन करते हैं कि भाई इसने जो हमको कोटेशन दी है इस प्रोडक्ट की भी, तो इस प्रोडक्ट में क्या क्या हमारे पैरामीटर्स है जो हमको चाहिए होते हैं, है ना। वो पैरामीटर्स मैच करेंगे। उसके बाद एक इंस्पेक्शन डिसीजन होती है जो कि चीज़ों को इंस्पेक्ट करती है, चेक करती है कि भाई जो चीज़ें हम इनसे मांग रहे हैं, जिस पैरामीटर पे हमें माल चाहिए, क्या वो पैरामीटर फुलफिल हो रहे हैं। अगर वो पैरामीटर फुलफिल हो रहे हैं तो फिर बात चलती है कॉस्ट पे, कि क्या इनकी कॉस्ट पहले वाले सप्लायर से सस्ती है, क्योंकि ऑलरेडी पैरामीटर्स तो फुलफिल हो गए। अब बात आती है कॉस्ट पे, यानी कि पैसे क्या कम है। अगर वहाँ पे 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये का भी गैप आता है पर लोट में या पर पीस पे या पर उस पे, तो ये ऑलरेडी आपको ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है परचेज डिपार्टमेंट टीम होती है, जो कि ऑलरेडी B2B कंपनी में होता है। तो ये होते हैं डिसीजन मेकिंग यूनिट्स के 2 कैटेगरी जो मैंने आपको बताई, प्राइमरी और सब रोल्स या एडिशनल। अब बात करते हैं कि ये आपको बेनिफिट्स कहाँ पे करते हैं। सपोज मान लो आप समझ गए कि भाई DMU का जो काम होता है वो होता है किसी भी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना, उसको बताना और माल परचेज करने में आपकी हेल्प करना। यहाँ पे अगर मान लो सपोज आपको किसी कंपनी में घुसना है, आपका B2B बिजनेस है और आप किसी कंपनी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो या कोई मशीनरी बनाते हो या कोई टूल या इक्विपमेंट बनाते हो, आप जो भी बनाते हो और आपको किसी कंपनी में घुसना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप
कंपनी में जाओगे तो आपका जो प्राइमरी लेटर्स होगा या आपका जो प्रपोजल होगा वो सबसे पहले परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगा। परचेज डिपार्टमेंट वो सारी चीज़ें एनालिसिस करेगा, उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड करेगा कि जी एक बारी बैठ के मीटिंग कर लेते हैं, चीज़ें हमें जेन्युइन लगी, अच्छी लगी तो एक बारी बैठ के बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो फाइनल अप्रूवल देंगे। और जो तुम्हारा स्पेशल बंदा होता है ना, स्पेशल वीटो पावर के साथ जो बंदा होता है, डिसीजन फिर भी उसके पास ही होता है कि वो आपके इस कॉन्सेप्ट प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक डीएमयू आपको क्लियर हो गई होगी कि डीएमयू का रोल्स क्या होता है और कैसे ये लोग एक डिसीजन बनाते हैं एक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए या एक सर्विस को परचेज करने के लिए या किसी सॉल्यूशन को परचेज करने के लिए या किसी टूल एंड इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए, किसी मशीनरी को परचेज करने के लिए। यहाँ कैसे एक डिसीजन मेकिंग यूनिट्स होती है, ये स्टार्टअप्स में होती है, घर में भी होती है, हर जगह होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बात की कि चलो हमारी समझ में ये तो आ गया कि भाई ये लोग हमारी हेल्प करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनका बेनिफिट्स कहाँ होता है, इनका फ़ायदा एक्चुअल में होता कहाँ है, आपको इसका फ़ायदा कहाँ होता है, अब इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें दो एग्जांपल मैं आपको दूंगा, B2B और B2C, ये आपको ध्यान से समझने हैं। इसमें अगर ये दोनों चीज़ समझ में आ गई तो आप डीएमयू कहाँ पे रोल प्ले करता है और कहाँ पे आपको इसका असर दिखता है। इसका असर अगर सबसे ज़्यादा दिखेगा आपको तो दिखेगा मार्केटिंग में। मार्केटिंग मतलब हर कंपनी में आपने देखा होगा मार्केटिंग की जाती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए की जाती है। इतना आपको आसानी से पता होगा कि कोई भी कंपनी विदाउट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के आगे नहीं बढ़ सकती। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में डिजिटल मार्केटिंग हो गई या कुछ ब्रोशर हो गए या बहुत सारी कंटेंट्स हो गए जो आप डिलीवर करते हो, आपके पास बिजनेस प्रपोजल हो गया जो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशंस होती है ना। तो इन चीज़ों से आप क्या करते हो, लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन रखते हो, एक अपनी बात रखते हो सामने वाले के सामने, और सामने वाला फिर क्या करता है, जो डीएमयू होती है वो क्या करती है, वो आपके इस मैसेज को सुनती है, ध्यान से समझती है। फिर उसके बाद फाइनली वो जो केस चला जाता है वो चला जाता है इस डिसीजन मेकिंग यूनिट्स के हाथ में। अब ये आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं B2B के केस में। B2B के केस में मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया, जैसे सपोज मान लो आप कोई मशीनरी बनाते हो, है ना, आप कोई भी मशीनरी ले सकते हो। जैसे मान लो सपोज आप प्लास्टिक बोतल बनाने वाली एक मशीनरी बनाते हो, एक मोल्डिंग मशीन बनाते हो जो प्लास्टिक बोतल बनाती है। अब आपने के जो कस्टमर्स है वो जो मोल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्लास्टिक मेटल्स बनाती है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है, यानी कि मोल्डिंग इंडस्ट्री, वो आपका कस्टमर्स हो गया। अब आप किसी बंदे के पास जाते हो कि सर मेरे पास ये मशीनरी है और ये प्लास्टिक बोतल बनाने के काम आती है, प्लास्टिक बोतल बनाती है और ये कॉस्ट है, ये इसके बेनिफिट्स है, इतना प्रोडक्शन ये निकालती है। वो सारे प्रपोजल जो भी आपने बनाए वो प्रपोजल लेके आप जाते हो। अब जिस बंदे को इस मशीन की ज़रूरत होगी, है ना, इस बिजनेस को करने की ज़रूरत होगी, तो वो क्या, वो सारी चीज़ें एनालिसिस करेगा। मशीन की कॉस्ट क्या है, मशीन कितना प्रोडक्शन देती है, कितने टाइम तक चालू रह सकती है, अच्छा रिपेयरिंग और सर्विस में, मेंटेनेंस में कितना खर्चा आता है इसका, वो सब चीज़ें एनालिसिस करेगा अगर उसको लगानी है तब, ठीक है। उसके बाद वो आपसे बोलेगा ठीक है सर आप कोटेशन भेज दो, मैं कोटेशन को देख लेता हूँ, मुझको एक मशीन की रिक्वायरमेंट है। आपने वो कोटेशन भेज दी। कोटेशन भेजने के बाद अगर वो दूसरी कंपनी की या दूसरे किसी सप्लायर की या दूसरे मैन्युफैक्चरर की कोई मशीन यूज़ कर रहा है तो वो उसको भी एनालिसिस करेगा। वो देखेगा कि भाई हम इस सप्लायर्स की ऑलरेडी मशीन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, क्या कॉस्ट का फ़र्क है, क्या प्रोडक्ट क्वालिटी का फ़र्क है, क्या मेंटेनेंस का है। तो वो सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद फिर आपको डिसीजन देगा कि आपकी कोटेशन पास होगी या नहीं होगी। अगर आपकी कोटेशन पास होती है तो आपको ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है। ऑर्डर मिल जाता है यानी कि वो बोल देगा ठीक है सर आप पहले एक मशीन भेजिए, मैं एक मशीन को यूज़ करूँगा और अगर आपकी मशीनरी काफ़ी अच्छी रही तो मैं दैन उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी मशीन का आपको ऑर्डर दूंगा। तो ये होता है B2B केस में। यहाँ पे आप लोग क्या करते हो ना, सीधा कंपनी से कनेक्ट होते हो और आप कंपनियों के लिए ही कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे होते हैं, या आप मशीन बना रहे हो। आप जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, जैसे आप टायर बनाने वाली कंपनी हो कोई,
ठीक है। अब टायर कहाँ यूज़ होते हैं? बाइक में यूज़ होते हैं, साइकिल्स में यूज़ होते हैं, कार्स में यूज़ होते हैं, ट्रक में यूज़ होते हैं, है ना। टायरों का बहुत बड़ा मार्केट है और आपको अपना टायर सेल करना है तो आप इन लोगों के पास जा सकते हो जो ऑलरेडी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है, जैसे मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इनमें आप अपना टायर लेके जाओगे। तो आपकी कंपनी अगर नई होगी, आपकी कंपनी अभी नई है और आपने जो टायर बनाया है वो अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा एडवांटेज के साथ और बहुत प्रॉफिटेबल और बहुत अच्छा टायर बनाया है, ठीक है। अब वो टायर की जब वैल्यू क्वांटिफाई वैल्यू प्रपोजिशन करके आप वहाँ पे जाओगे, उनसे बात करोगे, तो वो सबसे पहले ये देखेंगे हमारे सप्लायर्स किससे ये माल आ रहा है, किस कॉस्ट में आ रहा है, क्या वो हमारे पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहे हैं या हमें कुछ दिक्कतें आ रही है। अगर उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही तब भी वो आपके इस प्रपोजल पे ज़रूर ध्यान देंगे, ज़रूर समझेंगे आपके प्रपोजल को। और अगर उनको अच्छा लगा आपका प्रपोजल, आपके टायर की जो पैरामीटर्स है वो उनको अच्छे लगे, आपने जो मटेरियल्स यूज़ किया है वो उनको अच्छा लगा कि भाई हाँ ठीक है हमारे हिसाब से है, आपके जो डिज़ाइंस है, जो भी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, आपकी कॉस्ट ऑलरेडी कम है, तो वो क्या है ना, वो ध्यान देते हैं इस चीज़ पे। अब ध्यान देंगे तो देन उसके बाद अगर आपकी कोटेशन वहाँ पे पास होती है तो आपको ऑर्डर मिल जाता है। इसी तरीके से जो B2B बिजनेस होता है कंपनियों से कंपनियों में ही किया जाता है, इसमें कस्टमर बीच में नहीं होता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं B2C। B2C का एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। जैसे मान लो आप हो, है ना, और आपको सपोज मान लो कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, आप डायरेक्ट कंज्यूमर हो, आप बिजनेस डील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये बिजनेस डील नहीं है, ये जो मैंने बताई ये बिजनेस डील होती है कि भाई अगर मान लो आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपनी किसी एक बाइक के मॉडल के लिए आपका टायर परचेज कर लिया, तो वो जब तक वो बाइक बनेगी वो रेगुलरली परचेज करेगा, क्योंकि एक बार बिजनेस डील हो गई, सारी चीज़ें सारे डॉक्यूमेंट्स फुलफिल हो गए, तो फिर वो सप्लाई जानी शुरू होती है। इसमें क्या होता है, B2C में क्या होता है, कंज्यूमर होता है, ठीक है। अब वो कंज्यूमर क्या करता है, वो चीज़ों को एनालिसिस करता है, देखता है और उसके बाद उसको प्रोडक्ट को परचेज करता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो सपोज मैं हूँ और मुझको कोई कुछ चीज़ परचेज करनी है, सपोज मुझको एक लैपटॉप परचेज करना है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो डेल का है। किसका है? डेल मैंने यूज़ किया है और डेल ही में यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो मुझको पता है कि डेल से अच्छा और डेल से बढ़िया लैपटॉप अभी नहीं मिलता मार्केट में, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल उसको यूज़ किया है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली यूज़ करने के बाद जैसे कोई मेरे सामने आएगा बंदा, कोई भी बंदा कि भाई ये लैपटॉप है, चाहे वो लिनोवो हो चाहे कोई भी कंपनी हो, जो भी बंदा आएगा तो मैं पहले सबसे पहले देखूंगा कि भाई इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मुझको मिल रही है, क्या क्या फंक्शंस मिल रहे हैं, क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, किस मेटल से ये बना हुआ है, बैटरी बैकअप कितना है, वो कैमरा कितने मेगापिक्सल्स का है ना, बैटरी का बैकअप कितने घंटे का है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं उससे जानूंगा। जब वो फुलफिल हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट परचेज करूँगा। ये डायरेक्ट कंज्यूमर होता है जो डायरेक्ट ही परचेज कर लेता है, इसे इतने बड़े डिसीजन मेकिंग की यूनिट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब ये जो होता है ना, सीधा मार्केटिंग पर असर करता है। जैसी आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, आप उनको समझाने में कामयाब होगे। आपको मैंने इससे पहले जो आपको बताया था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्या जो कंपटीशन एडवांटेज मैंने आपको बताई थी इससे पहले पार्ट में, चैप्टर 11 का जो पार्ट 1 और 2 था, वो सारा का सारा जो डिलीवर किया गया था वो किया गया था कंपटीशन एडवांटेज के ऊपर, ठीक है, कि भाई आपकी कंपटीशन एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे जब आप ये प्रपोजल DMU के पास लेके जाते हो ना, अपना कंपटीशन एडवांटेज जब आप अपने पास लेके जाते हो, आप अपना ऑफर लेके जाते हो कंपटीशन के अगेंस्ट, तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कंपटीशन से या कॉम्पिटिटर से अलग कुछ बेहतर और अच्छा बनाया है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये DMU आपकी हेल्प करेगी आपका प्रोडक्ट को परचेज करने में। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपने आज समझा और सीखा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, वो आएगा चैप्टर 13, जो कि आपको कुछ स्पेशल सिखवाएगा, जिसमें आप सीखोगे कुछ स्पेशल चीज़। अभी फ़िलहाल DMU की क्लैरिटी आपको हो चुकी होगी, और अगर आपको क्लैरिटी नहीं हुई हो तो प्लीज़ मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में या मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स को लिख के भेज सकते हो, जिससे मैं आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ को क्लियर कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है मैप द प्रोसेस टू एक्वायर ए पेइंग कस्टमर्स। मैप द प्रोसेस टू एक्वायर ए पेइंग कस्टमर्स, ये चैप्टर 13 है जो ऑलरेडी आपको कल डिलीवर किया जाएगा, और ये बहुत क्रिटिकल है आपके लिए, तो इसको गलती से भी मिस मत करना। तो आज के लिए हम डीएमयू को कंप्लीट करते हैं, डीएमयू को कंप्लीट करते हैं, जो कि आपने अच्छे से समझा कि डीएमयू एक्चुअल में होता क्या है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।